आरोहण। पाठ परिचय। पर्वतारोहण अब पाठचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्रायः पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेखक का आंचलिकता, प्राकृतिक परिवेश से आत्मीय लगाव उसे कहीं और जाने से रोकता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नजर सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा था, कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा। कोई खतो किताबत भी नहीं। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे IAS ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव ले जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थीं। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थीं। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहां से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इंपोर्टेड घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहां कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कने जाना था वहां? अर्थात आपको कहां जाना है? माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहां से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए मही, तू ही वकी जाना छू? अर्थात तू वहां जाएगा? अरे माही। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था,
अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहां सवारियां मिलती ही कहां हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी ही तो मारना है। घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छू। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था 2 घोड़ों के 100 रुपए। चल पड़े वे। एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदोव जहां तहां दरकने लगा था। धूप के सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। चढ़ाइयां और ढलाने, बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झरझर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन, शाप की मारी अभागिन सूपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डांडियों मां, हे कुहेड़ी न लाग तू। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खरखर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो, धीरे धीरे। ऊंचे नीचे पांखों मां, हे घसेरी न जाए तू। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियों मां, हे हिलांस न बास तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कुहरे से सवाल कर रही है, जैसे कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि एक कुहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। इस पर कुहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू ना जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया करे। मगर तेरी आवाज क्यों भर्रा गई बताते बताते? शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हां वही। ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहां उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो। कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ ना बोला, सिवाय खुरों की आवाजों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में आग जग डूब उतरा रहा था। सारी ध्वनियां सो गई थीं। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था? क्यों? शेखर भी रुक गया। वो, मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर ना भाग जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें, यहां इसी जगह। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया।
इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं। झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा। वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो मेरा हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह, कैसी चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती। बच्चे की तरह बोल उठा शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूं उस सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाकये के साल भर बाद हुई। अच्छा, मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी, न शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। मैं? शेखर ने नीचे देखे बिना ही हां करते हुए परीक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पैटर्न लगाते। यहां? खैर चलिए, मान लिया, मगर अगर दरार ना मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर, आगे? रॉक पैटर्न, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो, रोप लैडर, रस्से की सीढ़ी। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग। चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है। इंग्नियस है, ग्रेनाइट है, मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका, क्या है? वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रेपेलिंग नहीं होगी। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान ना हुआ कि ढलान से उतरकर कब के वे बीच के मैदान में चले आए थे, और अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला आ रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो। ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। एक मिनट, मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट, जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। यह तो लाइमस्टोन है, सीकरी जीन। बस
नहीं, ओवरहैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के। ओए वीरू, दाएं चल, दाएं। अरे ले जाता है नदीमा, दाएं दाएं, संभली के। मगर जब सामने भेड़ें आ गईं और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अमारूप, शेखर ने धीरे से कहा, पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयां चढ़ी हैं। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई, जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। इतनी ही हसीन भी थी ना। ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसके गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ें हाँका करता। उसके लिए बुरून्स के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे लाकर देता। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। वे ना आते तो मुझे। जिस दिन भूप दादा ना आते, आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंस हंस कर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं, उस दौरान कईयों से सांप का पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां। महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ। यह कहां आ गया वह? यहां तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के, तू हमें कहां लेवा जा रहा है? माही, महीप बोला। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहां भेड़ें चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वो सब कब का दब ढक गया साहब। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर अभी। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही है। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा यह। ये हिलांस की तरफ जा छुपता होगा अपनी मां की गोद में,
अपनी बात के समर्थन में उस लड़के को पुकारा। ओ महीप। जी साहब। तेरे पांव में दर्द होता होगा, आजा, कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने? किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है? शेखर ने कहा। साहब, बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उनके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की। जगह थोड़ी चौड़ी थी, पानी रास्ते को काटकर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वह खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी जरूरत होती, मैंने भी ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लेवाता जाए तो कैसा रहे, मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब, इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक कर फिर सवार हुए घोड़ों पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। बस उस डांडी यानी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, फिर भी वह पिला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुढ़ गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेंप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षा की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक ओर सूपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़। नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा, माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदारकांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। सो 2 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहां ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थीं। लड़का एक सयाने सईस सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया और 10 की गड्डी के 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो, तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी। फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा। यह मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा। फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे ही देखे जा रहा था। कने जाना छामा साहब? अर्थात कहां जाना है साहब?
रूप ने बताया, बाबा, यहां 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी, उसे जोड़ने सजोने लगा। बाबा, यक भूप सिंह रूप सिंह 2 भाई होंदा छै। हाँ, इस बार बूढ़े के होंठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छाई। अगर मैं बोलू लूं कि मी वही रूप सिंह छो, तो अर्थात अगर मैं बोलूं कि मैं वही रूप सिंह हूं, तो तू ना आप मजाक करी छू साहब। तब तो ई भी मजाक ही छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप सिंह ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहां इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज च? त्रिलोक ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना। के वास्ता? अर्थात किस लिए? गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जगह पर। बाबा, वो कुछ छोटा मोटा काम नहीं। सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें। ले आ सुन, ले आ एक ही बात। त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक रूप सिंह छे। चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं छे कि सरकार या सिर्फ म्याल चढ़न को वास्ते 4000 तनख्वाह देवे छू। यक क्या बात हुई? कैसी ऐना के यक सरकार भी? शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया गया रूप। आप कभी नीचे नहीं गए ना? के वास्ता नीचे? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। 11? हाँ, घर। 11 तो ऊपर उड़ी के चली गई छू बेटा। वो उदिर। त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नजर, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। और बाबा और मां, वो तो और भी ऊपर। त्रिलोक की अंगुली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले ही। एकाएक जैसे सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन। उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा। कुछ देर बाद रूप फर्राए गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? भूप? रुको, बुलाते हैं। अरे भूप! बूढ़े त्रिलोक की आवाज प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था कि क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उनकी आत्मा का आवाहन कर रहा है। कितने लोग हैं वहां? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो हैं उसकी घरवाली, एक लड़का है, लेकिन वो तो। आगे के शब्द रोक लिए थे उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वही लिवाल आया ना घोड़े पर आपको, किसी लड़के ने बताया। वो? रूप ने मुड़कर देखा। महीप वहां नहीं था। काफी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उनकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज। भूप तो यक किसी की बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर न कर, जा चढ़ जा इस म्याल पर। इस पर? वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े और सरकार यक काम का वास्ता तुझे 4000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादा, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीजों के सहारे चढ़ते हैं, यहां तो साथ लाए नहीं। ओ? त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल से ऊपर उछल आईं। इतना सारा इंतजाम हो गए? तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। त्रिलोक हंस पड़े, दूसरे बच्चे, बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुंह फेर लिए। अरे
वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है। किसी प्रौढ़ की आवाज आई तो उस दिशा में सबकी नजर मुड़ गई। पहली नजर में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पांव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर जमीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमानों में ऊपर कितनी ऊंचाई तक। धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती और स्वेटर मफलर में दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म अभी भी बरकरार था। गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराशकर गढ़ा गया सख्त लंबोदरा चेहरा। उसकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें मध्यम मध्यम जलती हुईं। भौहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में और भी ठोस और भी सख्त हो आए थे भूप दादा। दादा, रूप जा झुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूं, तुम्हारा भगेड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहां कहां तक देखा। फिर देखते देखते नजरों की बर्फ पिघलने लगी। कब आया? अभी। अकेले? नहीं, ये है मेरे साथ। कपूर साहब जो मुझे लेवा गए थे, उनके लड़के शेखर साहब आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह जैसे शिलाओं के बीच खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, न किसी ने उनसे। भूला अर्थात अनुज, चल अर्थात घर, चल कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उनकी सम्मति का इंतजार किए, बिना इधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माही हमारा बेस कैंप था और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। रूप ने होठों पर अंगुली रखकर उसे चूहल करने से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा वह गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़, झंखाड़, बगल में बहती सूपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा था। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या वे। चढ़ाई शुरू हो गई थी, प्रायः खड़ी चढ़ाई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे वे, फिर रुक गए। क्या हुआ? आगे नहीं चढ़ पा रहा है? भूप ने ऊपर से पूछा। बस इतना भर पहाड़ीपन बचा रह गया ही है ना? फिर से नीचे उसके पास आए। उन्होंने गले के मफलर की मजबूती परखी, फिर उसे कमर में बांधकर दोनों छोरों को दिखाते हुए कहा, भोला ले पकड़ इसको। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखा जो और भी नीचे खड़े हाँफ रहा था। पहले इसे चढ़ा लें फिर आपको। शेखर ने हामी भरी। अब भूप आगे आगे चढ़ रहे थे। उनकी कमर में बंधे मफलर के छोर को पकड़े पकड़े रूप पीछे पीछे। बाप रे, बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पेड़ों पत्थरों के नाम मात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए चढ़ना। बीच बीच में रुककर हिदायत भी देते जाते थे। देख, ए थे मजबूती से पकड़ी के राखी, इन हवा कि गिर गैल सोपनी मां। अर्थात देख, इसे मजबूती से पकड़े रख, ऐसा ना हो कि जा गिरे सोपिन में। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, बन मानुष थे या रोबोट थे। वह जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का नायाब उपयोग कर रहे थे, वह उसके लिए हैरत की चीज थी। फिर अकेले का भार मात्र होता तो भी एक बात होती, वह तो खुद के साथ साथ उसे भी खींचे लिए जा रहे थे। 12 वर्ष पहले ठीक इसी तरह ढलान के ऊपर ले आए थे उसे। घंटे भर लगे ऊपर पहुंचने में। उन्होंने वहीं से किसी को आवाज दी, शायद उन लोगों के आने की सूचना। फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसे हाँफता हुआ छोड़कर शेखर को ले आने के लिए नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते हिमांग पर छाए बादलों में अदृश्य हो गए वो। ऊपर रूप ने देखा कि पहाड़ की पीठ पर कुछ दूर तक जमीन प्रायः समतल बनी हुई थी, जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी। क्षेत्र के चारों ओर
सेब और देवदार के पेड़ थे। सेब के पेड़ों में तो फल भी लगे हुए थे। पेड़ ज्यादा दिनों के नहीं थे, यह देखने से ही लग रहा था। उसने गौर किया, ऐसे ही पेड़ नीचे भी कुछ दूर तक फैलते चले गए थे। पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करता हुआ वह आधी दूरी तक पहुंचा होगा कि उसे एक गुफानुमा आश्रम दिखा। उसी के बगल में 2 छानी अर्थात छप्पर का झोंपड़ा भी। यही घर है शायद। एक छप्पर के नीचे एक औरत खड़ी थी, नाटी, गोरी, जवान, चुस्त और लाल, फुल स्वेटर में। वह उसे हैरानी से घूर रही थी। उसने अनुमान लगाया यह भाभी हो सकती है, मगर झिझकवश आगे बढ़ गया। आगे हिमांग के ऊपर वाले अंश से कोई झरना झर रहा था, जो खेतों से गुजरते हुए सूपिन में गिरता था। हवा से बर्फीली शाम की ठंडक बढ़ गई और देखते देखते कोहरा इतना घना हो गया कि लगता था पृथ्वी पर पहाड़ की इस पीठ को छोड़कर बाकी कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। शेखर को लेकर आ गए थे भूप। आते ही उन्होंने भाभी देवर के बीच संवादहीनता की जड़ को ताड़ लिया और बोले, रूप, तेरी भाभी अर्थात भाभी। रूप ने आगे बढ़कर उस औरत के पांव छुए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पति पत्नी गृहस्थी के सामान को समेटने में लग गए। रूप और शेखर गुफा में बिछे पटरों पर ही लेट गए। रूप, शेखर ने पुकारा। यार, इट वॉज ए रेयर एक्सपीरियंस। हाँ, वो तो महीप घोड़े वाला लड़का तेरी इन्हीं भाभी श्री का लड़का है। बताया तो यही गया। मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। नींद की झील में डूब गया रूप का जवाब। जाने कब तक सोते रहे वे। रात के किसी पहर जगाया था भूप ने। लो, यकी खा लो, यकी पड़े रहो, बहुत जोरों की बारिश है बाहर। सचमुच बाहर वर्षा कहर ढा रही थी। सुबह उठे तो आसमान साफ था। पूरब की 2 पहाड़ियों के बीच धुंध के पर्दे के पीछे से किसी बच्चे की तरह झांक रहा था लाल लाल सूरज। धुंध अरुणाभ हो रही थी, धीरे धीरे छंटी थी कुछ धुंध। नीचे झांकने पर माही के छोटे छोटे घरौंदे अजीब से लग रहे थे। भूरे पानी के गहरे ताल में पड़ी मछलियों, सीप, घोंगे की तरह हल्का सा आभास मात्र हो रहा था इन सबका। भाई से मिलकर कैसा लगा रूप? शेखर ने एकांत में पूछा। भाई, बस थोड़ी सी ही धुंध छटी है अभी। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची ने पहाड़ को देखकर कहा था, मेरी मोनालिसा यहां है, मगर इसे पाने के लिए मुझे ढेरों पत्थर मिट्टी के मलबे हटाने हैं। तुम्हारा भाई भी इस पहाड़ में है, मोनालिसा नहीं, साक्षात शिव। मगर उस तक पहुंचने के लिए ढेरों मलबा हटाना पड़ेगा तुम्हें अभी। रूप कुछ बोला नहीं, चुपचाप टहलता रहा। नाश्ते पर पहली बार सब साथ बैठे, आग के गिर्द, भुनी हुई मक्के की बाल और चाय। भाभी सेंक सेंक कर दिए जा रही थी। वे नमक और मिर्च के साथ चबाते जा रहे थे। यहां इस पहाड़ पर कैसे आना पड़ा दादा? मलबा हटाने की रूप की एक अदद कोशिश। यहां? भूप ने मक्के से हाथ को गर्म करते हुए जैसे पीछे दूर तक देखा। आज इतने वर्षों बाद यही पूछने के लिए आया है? मुझे और शर्मिंदा ना करें तो सुन भूला, तूने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। सुनने में बहुत भारी नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई तो वही जाने जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। भाभी और भुने हुए भुट्टे दे रही थीं। उन्होंने मना कर दिया। तेरे जाने के बाद अगले साल बहुत बर्फ गिरी। ये हिमांग पहाड़ उसका बोझ ना उठा सका, धसक गया और अपने 30 नाली खेत, मकान, मां, बाबा सब दब गए मलबे में। मैं ही किसी तरह बच गया। छानी पर था, इसलिए वहीं से तबाही देखी थी मैंने। लाचार, असहाय तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या था, पहाड़ तक हटा लेते दोनों भाई। खेत भी खींच कर निकाल लेते, मां बाबा को भी, लेकिन नहीं हो सका।
वही पहाड़ कब्र बन गया सबका। भूप थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तू तो पहले ही भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। फिर मैं बहुत भटका, बहुत छटपटाया, लेकिन कहीं सहारा ना मिला। सहारा देता भी कौन? सभी अपने अपने से ही तबाह। 10-10 किलोमीटर तक जगह जगह धंसाव हुए थे। रास्ते बदल गए, नदियां बदल गईं। इतनी बड़ी तबाही हो चुकी थी और मैं खिसियाई आंखों से इस हिमांग को देखा करता। मौत की तरह फैला हुआ म्याल। भाभी चाय दे गई थी, दूध के अभाव में लाल चाय। भूप ने पहले गिलास की चाय में भाप से अपनी पनियाई आंखों को सेंका, फिर गिलास को दोनों हाथों में दबा लिया। पता नहीं किस आत्मीय ऊष्मा की तलाश थी उन्हें। वे हैरान हो उनकी इस विचित्र लीला को देख रहे थे। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए तो उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चटक हुई थीं। वो एक नन्ही चिड़िया वाली जिसे गीध ने कहा था मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, खैर मैं याद दिलाता हूं। गीध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। पूछा, क्यों? गीध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ही उड़ सकती। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो? गीध उसके बचकानेपन पर हंसा। तो नहीं खाऊंगा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला। गीध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। लंबे लंबे डैने फहराए और उड़ गया ऊपर, ऊपर और ऊपर। चिड़िया डर गई, फिर भी उसने धीरज ना छोड़ा। ऐसे भी मरना है, वैसे भी, तो क्यों ना मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं? कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। फिर तो पूरी ताकत लगा दी उसने उड़ने में। लगा कि प्राण ही निकल जावेंगे। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़कर जा बैठी गीध की पीठ पर। गीध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आकाश से भी ऊंचा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर न था। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी जो। कहानी खत्म करके अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, 2-1 कश खींचे, फिर बोले, तो भोला, इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल दिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहां का। थोड़ी बहुत खेती शुरू करी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? शैला? रूप चौकन्ना हो उठा सहसा। हां, अभी तक तुझे याद है? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध होता सा लगा, फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई। बर्फ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवां बनाया। मगर एक मुसीबत, पानी कहां से आए? एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांक के साबुत ऊंचे हिस्से पर। वहां हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सोपिन में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने, जब रातों को बर्फ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती थी, मगर थोड़ी थोड़ी। यानी इतना भी नहीं कि धार तेज हो, इतना भी नहीं कि बर्फ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गया। आखिर जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ से ढक जाता होगा यह सब? शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफी लकड़ी जमा कर लेते हैं। 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ से आग को भिड़ा देते हैं। मगर भाभी गई कहां? मेरा मतलब शैला भाभी।
वो ही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का ना था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत, ये तेरी दूसरी भाभी। शैला से एक बेटा हुआ महीप। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी मां को जाने क्या सूझा कि एक दिन हाई से कूद गई सुपिन मां। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझी को गुनाहगार समझता है अपनी मां की मौत के लिए। चाह भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा। अरे रहने दे, ये साहब लोग हुए ना, काली चाह नहीं पसंद करते। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चढ़ने चढ़ाने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, दिख तो नहीं रही। धुंध काफे को छट चुकी थी। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वे। उनके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतरता झरना हिमायत होकर चांदी की राह सा चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजिमी था। वे हिम के पिघलने का इंतजार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतजार। आखिर दोनों ही पिघले। तो गया, तेरे पीछे मां गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वे रुक रुक कर बोलते हैं। तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे। चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वे यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यह रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। उफ, कितने अकेले लग रहे हैं भूप दादा इस वक्त, रूप ने धीरे से कहा। ऊंचाइयां तन्हा भी तो करती हैं, शेखर ने कहा। कटाव की मरम्मत कर आग के पास फिर लौट आए थे भूप। भूप सिंह, एक बात पूछूं? शेखर ने उन्हें देखते हुए कहा। पूछो। आप पहाड़ हैं या पहाड़ पर चढ़ने वाले? हम? आपको क्या लगता है? दोनों ही। हंस पड़े भूप, शायद पहली बार। बोले, हम कहां के पहाड़ हुए भुला, हम तो चढ़ने वाले ही हुए। दादा, रूप का गला भर आया। बहुत दुख झेले आपने, बहुत। दुखों का पहाड़ लेकर चढ़ते रहे पहाड़ पर। अब बस करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अपने साथ लेवा जाना चाहता हूं। मुझे सरकार की ओर से पक्का क्वार्टर मिला हुआ है। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें आराम से रह लेंगे हम सभी। भूप गंभीर हो गए। ना, हां कहा, ना ना। एक बार चलकर देख तो आइए कि आपका भोला कैसे रहता है। भूप फिर भी निर्विकार बने रहे तो शेखर ने कहा, भूप भैया, मेरे पापा कहा करते थे कि क्लाइंबर माने चढ़ने वाले को अपनी सारी ताकत एक ही चढ़ाई में खत्म नहीं कर देनी चाहिए। उस ताकत बचा के रखनी चाहिए आने वाली चढ़ाइयों के लिए भी। आइए साहब, वो आपके बाबा का तरीका होगा, शौकिया चढ़ने वालों का तरीका।
मेरे बाबा का तरीका तो वही है, गीत और नन्ही चिड़िया वाला। जहां जिंदगी और मौत में जंग छिड़ी हो, वहां बैलों की डकार में अधूरा रह गया वाक्य। ओह, इन बंदों को तो मैं भूल ही गया आज। भूप को जैसे उनकी सुधि अब आई हो। फिर जोर से बोले, सुन लिया, सुन लिया। रूप और शेखर ने एक दूसरे की ओर हैरान होने वाली नजरों से देखा। तो बैल भी हैं यहां, मगर ये आए कैसे? बैलों को बाहर धूप में निकालकर बांधा भूप ने। छोटे नाटे पर पुष्ट बैल। उनकी पत्नी ने भोजन बनाना छोड़कर हाथ में घास लाकर डाल दिया उनके सामने। भूप भैया, ये बैल कैसे आए यहां? शेखर ने पूछा। कैसे आए? आप ही बताओ जी। सुना बड़ा मैंड अर्थात माइंड रखते हैं आईएएस वाले। शेखर कुछ इस कदर पराभूत था कि भकुआ गया। अजी कंधे पर ढोके ले आए इन्हें। और कैसे? भूप ने कहा। कंधे पर? इन्हें? क्यों? मैं अपनी 2 औरतों को कंधे पर लाद के ला सकता हूं, आप दोनों को ला सकता हूं, इन्हें नहीं ला सकता? अजी देखो, इतने बड़े बैल तो चढ़ नहीं सकते ना, सो नीचे से एक छोटा बछड़ा ले आए पहले, फिर दूसरा, फिर वे हयाई पलकर बैल बने। लेकिन ये नीचे कैसे उतरेंगे? भूप ने कोई जवाब ना दिया। हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे, हंसुए से मकई की डंठलों को काटते रहे। ये पहाड़ कभी भी धंस सकता है। मालूम है। उनका यह छोटा सा वाक्य बेहद ठंडा था। बहुत देर तक मंडराता रहा उसका आतंक। यह तो सरासर खुदकुशी है। तुम कहते हो खुदकुशी है, मैं कहता बचने का मुकाम। दादा, इन्हें देखकर आपका अकेलापन और गहरा गया हमारे सामने। आप समझते क्यों नहीं कि आपने औरों से खुद को काट लिया है? रूप की आवाज भरा रही थी। मैंने? ना, पिछले साल गर्मियों में नीचे आग लगी। इसी झरने को मोड़कर बुझाई थी हमने आग। अभी कल ही नीचे नहीं गया था। मगर आपने किसी से बात तो नहीं की ना? नहीं की। दुख था, लेकिन देवता जानते हैं जो कभी उनका बुरा सोचा हो मन में। यहां जहां हूं, बुरा सोचूंगा भी कैसे? मुझे तो सभी पर दया आती है, यहां से नीचे देखने पर। मगर यहां आप अकेले हैं। कौन कहता है अकेला हूं? यहां मां है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। यहां महीप है, बल्द हैं, मेरी घरवाली है, मौत के मुंह से निकाले गए खेत हैं, पेड़ हैं, झरना है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूं। दादा, ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अभी से भी बची खुची जिंदगी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। भूप ने अपनी भीगी पलकें ऊपर उठाई तो वे अंदर चल रही थीं। बहुत इंसाफ किया तुम सभी ने मेरे साथ, बहुत। अब माफ करो भोईला, मेरे खुददारी को बख्श दो। अब तो जिंदा रहने तक नाई बल्द उतर सकदिन ना हम। शब्दार्थ और टिप्पणी। खतो किताबत, पत्र व्यवहार, मुकम्मिल, स्थाई, खासम खास, अति विशिष्ट, अंतरंग, तौहीन, बेइज्जती, जर्द, पीला पड़ना, इंपोर्टेड, आयातित, दरियाफ्त, जानकारी प्राप्त करना, पता लगाना, हया, यहां, घाट बटी,
पहाड़ के पार जाने का रास्ता। चंदोव, शामियाना, चादर। दरकना, फटना। पगुराना, जुगाली करना। पैबंद, थेगली। सूपिन, नदी का नाम। अस्फुट, अस्पष्ट। कुहेड़ी, कुहुरा। घसेरी, घास वाली। डांडियां, पहाड़ियां। हिलांस, एक पक्षी का नाम। ना बास, न बसना। गफलत, गलत फहमी, असावधानी। अनुतप्त, पछतावे से भरी। रॉक पिटन, चट्टान में गड्ढा करना। ड्रिल, खोदना। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। संभ्रांत, कुलीन, खानदानी, रईस। मशगूल, व्यस्त, लगा हुआ। शिनाख्त, पहचान। शख्सियत, व्यक्तित्व। तिलस्म, जादू। वजूद, अस्तित्व। हिलकोरे, स्वर लहरी।